नमस्कार मित्रों। आज ये 25वां दिन और मैं एक बार फिर अपने मित्रों के साथ हूँ और जिस यात्रा पर हम निकल चुके हैं, मुझे लगता है कि अब ये निरंतर यात्रा रहेगी हमारी। राष्ट्रीय चिंतन के लिए और सनातन संस्कृति की सुदृढ़ता के लिए। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, मेरा नमस्कार। अनूप जी को मेरा नमस्कार, दीपांकर को स्नेह, नूपुर चतुर्वेदी को नमस्कार, राहुल पाठक को नमस्कार, आदित्य गुप्ता जी को नमस्कार। आप लोग आते हैं तो मेरा निश्चित रूप से उत्साहवर्धन होता है। मुक्ता मिश्रा जी को नमस्कार, कविता बाना जी को नमस्कार, आशुतोष त्रिवेदी को नमस्कार, विनीत कुमार सारथी को नमस्कार, सतीराम कुमार जी को मेरा नमस्कार, आदित्य विक्रम जी भी आ गए, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी, मैं प्रारंभ करता हूँ। 3 दिन से मेरी स्थिति ये रही है, इतनी व्यस्तताएं नहीं हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हैं, मेरा उनको नमस्कार है। गगनांचल पत्रिका के उपसंपादक और दिल्ली में राष्ट्रवादी लेखन का ध्वजवाहन करने वाले आशीष कंदवे जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आशीष कंदवे जी जैसे लोग अगर हमारे साथ होंगे तो निश्चित रूप से हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हम राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी जो कठिनाई है वह यह है कि हम प्राय जैसे ही विचारवान होते हैं, विचारवान बुद्धिजीवी होने से पहले की प्रक्रिया है। विचारवान यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सोचने लायक स्थिति में आते हैं, तो हमारा पहला लक्ष्य बन जाता है कि हम अपने से बड़े जो रचनाधर्मी हैं उन रचनाधर्मियों से किस प्रकार संपर्क स्थापित करें। आदित्य गुप्ता जी भी आ गए हैं, सुनील प्रकाश जी भी आ गए हैं, दोनों को मेरा नमस्कार। तो इस फेर में हम भूल जाते हैं कि जो लब्ध प्रतिष्ठ हो चुके हैं ज़्यादातर लोग, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, और वो प्राय अपनी स्थिति को बेहतर करने में जुटे रहते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी स्थिति को बेहतर करने में जुटा हो, वो जो पीछे से जो जुड़ रहा है व्यक्ति, उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। और यही कारण है कि चाहे तो सशस्त्र क्रांति हो और चाहे वैचारिक क्रांति हो, सदैव मध्यम वर्ग की ओर से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज मैं कुछ ऐसे विषयों पर आपके सामने बात रखूंगा कि जो प्राय इतिहास की दृष्टि से हम तक उसके सारे तथ्य नहीं पहुंचते, और हम उन तथ्यों के अभाव में जो हमको बताया जाता है वही सोच के बैठे रहते हैं। हमारे देश में पिछले लगभग 150 वर्षों से एक संस्था सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है, जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और
इस कांग्रेस की क्या पृष्ठभूमि है, हम थोड़ा सा तो, क्योंकि वामपंथी कांग्रेसियों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं जुटे प्रारंभ में, तो उस समय पे उन्होंने 2-4 इशारे कर दिए कि कांग्रेस को एओ ह्यूम द्वारा एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में विकसित कराया गया था। लेकिन उसकी पूरी प्रक्रियाएं क्या हैं, किस प्रकार से कांग्रेस ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया और किस प्रकार से मुस्लिम लीग प्रकट हुई और किस प्रकार से हम राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम पर, राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पर केवल और केवल कांग्रेस की गतिविधियों को जानते हैं, अन्य गतिविधियों से हम बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हो पाते। हम केवल उन्हीं गतिविधियों से परिचित हो पाते हैं जिन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने क्रांति के कारण, मज़े की बात है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे वो किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो केवल अपने राष्ट्र की आराधना करने के लिए अपना जीवन त्याग रहे थे। लेकिन कांग्रेस के विरोध के चलते सच बात यह है कि ये पैक्ट, जो आज पैक्ट चल रहा है कांग्रेस और कम्युनिज्म का, अगर ये पैक्ट प्रारंभ से होता तो हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या ये जितने भी लोग हैं इनके बारे में भी नहीं जान पाते। ये पैक्ट तो 1992 में सोवियत संघ के पतन के साथ जो प्रारंभ हुआ है और जब से एंटोनियो माइनो ने कांग्रेस का प्रभार संभाला है, ये पैक्ट तब से प्रारंभ हुआ है। उससे पहले इतनी बुरी स्थितियां नहीं थी, थोड़े बहुत समझौते थे और प्राय ये विभिन्न राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, जैसे बंगाल, त्रिपुरा या केरल। लेकिन 1992 के बाद कांग्रेस का सनातन संस्कृति से कोई संबंध नहीं रहा और वो सीधे सीधे तेजी से ईसाईकरण की प्रक्रिया में जुटी। 1992 से लेकर 5 वर्ष तक नरसिंह राव के समय में जब इनको लगा कि कठपुतली बना के बिठाया जाने वाला प्रधानमंत्री वो हमें ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है, तो नरसिंह राव के साथ से ही कठपुतली चुनने में बहुत सावधानी बरती जाने लगी और इस सावधानी का जो परिणाम है वो आपके सामने है मनमोहन सिंह। और इस बार जब कठपुतली चुनी गई तो बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। मैं बात कांग्रेस की कर रहा था, आखिर कांग्रेस का गठन हुआ क्यों? मिस्टर एओ ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया क्यों? 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर सारी बागडोर अपने हाथ में ली और भारत के लोगों को, भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा घोषित किया। अगर उन्हें कोई तात्कालिक ऐसा कोई खतरा होता तो कांग्रेस जैसी संस्था उसी समय बनाई जा सकती थी। आखिरकार कांग्रेस जैसी संस्था 1885 में जाके क्यों बनी? 1857 से लेके 1885 तक का जो ये गैप है, जो ये अंतराल है, ये अंतराल इसमें हुआ क्या? क्या घटनाएं हुई जो कांग्रेस बनाने की मजबूरी हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इतिहास को जब हम राष्ट्रवादी नज़रिए से देखना प्रारंभ करेंगे तब हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में आपको बताया था कि 1868 के आसपास बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली बार देवनागरी में हिंदी की पत्रिकाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया और जब प्रकाशन कार्य देवनागरी में शुरू हुआ तो आप समझ सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान तेजी से बढ़ा। मैंने आपको कल के वक्तव्य में बताया था कि लगभग 600 वर्ष तक, 600 वर्ष अर्थात 1197 से लेकर
और 1797 तक हिंदुओं को, हिंदी क्षेत्र के हिंदुओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इन हिंदुओं पर शासन इस्लामिक शरीयत कानून के हिसाब से किया जा रहा था। इनके लिए शिक्षा के लिए देवनागरी या हिंदी में कोई इंतजाम नहीं था। केवल और केवल फारसी लिपि के मदरसे थे, जिसको पढ़ना है पढ़े, अन्यथा ना पढ़े। और यही कारण है कि बहुत सारे मुहावरे हमारे चले, काला अक्षर भैंस बराबर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये क्या फारसी की आंख लिख दिया तुमने। ये बहुत सारे जो मुहावरे हैं ये उसी समय पे उपजे हुए मुहावरे हैं। आम जनता के लिए पठन पाठन की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब इस प्रकार की पुस्तकें आती हैं, बहुजनों को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश। जब इस तरह की पुस्तकें आती हैं और जब हम इनको देखते हैं तो इसमें इतना भ्रम उत्पन्न कर दिया गया है, ऐसा लगता है कि मुसलमान नाम की प्रजाति, उसने इस देश में कभी शासन किया ही नहीं है, और जो शासन किया है वो केवल और केवल ब्राह्मणों ने किया है, और ब्राह्मणों ने जम के अत्याचार किया है। जब इस प्रकार की पुस्तकें एक बहुत बड़े वर्ग के युवाओं को पकड़ा दी जाएगी तो उसके मन में केवल और केवल सनातन संस्कृति के अनुयायियों के विरुद्ध हिंसक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में भीम आर्मी जैसी संस्थाएं, या गुजरात में अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी जैसे लोग हिंसा पे उतारू हो गए हैं। बहुत बड़े तौर पे जय भीम और जय मीम का नारा दिया जा रहा है, और इनका जो साहित्य है उस साहित्य में एक भी तथ्यात्मक बात नहीं है। यहाँ तक कि जो अंबेडकर ने कठिन परिश्रम कर शोध के उपरांत जो तथ्य उस समय सामने रखे थे, उन तथ्यों को भी ये किनारे कर देते हैं। एक प्रकार से जिस प्रकार वामपंथी अपने नैरेटिव गढ़ते समय बहुत सारे तथ्यों को किनारे कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज के जो जय भीम और जय मीम वाले जो दलित लोग हैं, वह अपने साहित्य में भीमराव अंबेडकर तक के राष्ट्रवादी विचारों को एक किनारे कर देते हैं। और यही कारण है कि ऐसे जब विचार जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों का अत्याचार दिखाया जाता है, तो उस समय जो भी युवा होगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं ही उस वर्ग का होऊंगा, तो मैं ही अगर उस वर्ग का होऊंगा तो मैं भी सोचूंगा, ओ मेरे पूर्वजों पर इतना अत्याचार, ये कितने दुष्ट लोग थे। तो जब इस तरह का भाव मेरे अंदर उत्पन्न होगा तो मैं आंदोलित होऊंगा, और आंदोलित होकर जो मेरे साथ में अन्य मेरे वर्ग के लोग होंगे, मैं उन्हें एकत्र करूँगा। लेकिन समय दूसरा आ गया है। समय दूसरा ये आ गया कि अब उल्टा हम सनातन संस्कृति को मानने वाले तिरस्कृत हो रहे हैं। और मज़े की बात ये कि जैसे ही किसी प्रकार से देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के प्रतिरोध स्वरूप राष्ट्रवादी शासन भारत में स्थापित हुआ, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं समाज को विखंडन करने वाली, ये और तेज हो गई। जिस समय रोहित वेमुला का प्रसंग हुआ, मुझे उसी समय से लग रहा था कि कुछ होने जा रहा है, और संयोग से ये जो गतिविधियां हैं बहुत ही तीव्रतम गति से बढ़ती जा रही हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार से जुड़े हुए जो बौद्धिक तत्व हैं, जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्हें जनता के बीच में क्या हो रहा है यह जानने की फुर्सत नहीं है। और मज़े की बात ये कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री, अपने मुख्यमंत्री पर डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आज जिन बातों को आपके सामने, मेरी कोशिश
यही रहती है कि मैं कम से कम एक पुस्तक से आपके सामने कुछ ना कुछ तथ्य लेकर आऊं और आपके मस्तिष्क में वो तथ्य पहुंचकर उमड़े घुमड़े, और उस उमड़ने और घुमड़ने के पश्चात आप स्वयं कुछ न कुछ आंतरिक निर्णय लेकर सनातन संस्कृति की रक्षा कोई ना कोई विचार उत्पन्न करें और उस विचार को अग्रेसित करें। तो जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि आखिर कांग्रेस बनी कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए जो मैं कह रहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा देवनागरी की पत्रिकाएं और अन्य बहुत सारे लोगों द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ होनी शुरू हुई, उनका समय 1868 यानी कि 1857 से 1868 तक लगभग 10 वर्ष लगे। सच बात यह है कि प्रारंभ में अंग्रेजों को भारत पर अधिकार करने के लिए हिंदू एक सहयोगी वर्ग नजर आया, और सहयोगी वर्ग का सबसे बड़ा जो प्रमाण, मैं आज एक प्रसंग आपको बताता हूं। उस प्रसंग को बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा, और वो प्रसंग ये है कि लॉर्ड क्लाइव जो एक क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी में, अंततः प्लासी के युद्ध में किस प्रकार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करता है। और वहाँ उस पराजय में दो लोगों का जिक्र आता है, एक मीर जाफर और एक सेठ जगत नारायण। अब हम सबसे पहले जान लें कि जगत नारायण कौन है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत पर उस समय हिंदुओं पर जो शासन था वो अत्याचार युक्त शासन था। शरीयत कानूनों के तहत उन पर कार्रवाई होती थी। हिंदुओं को कोई विशेष धार्मिक अधिकार नहीं थे। हिंदू अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकते थे, अपनी लिपि में पठन पाठन नहीं कर सकते थे। यह स्थितियां उस समय थी। लेकिन जीवटता है, जीना है, और इस जीने की प्रक्रिया में क्योंकि भारत का स्वरूप विशाल था, भारत में बहुत बड़ा भूभाग कृषि आधारित था, और उस कृषि आधारित क्षेत्र पे गाँवों में बसे हुए भारत की वजह से मुसलमानों को, मुसलमान शासकों को प्रत्येक गांव को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। और वो कंट्रोल न कर पाने की जो असमर्थता थी, उसी के कारण हमारी सनातन संस्कृति जीवित रही। और जब वो सनातन संस्कृति जीवित रही तो जाहिर सी बात है कि अनुयायी, मुस्लिम इस्लामिक अनुयायी एक तरफ अत्याचार करते थे तो दूसरी तरफ राजस्व वसूली के लिए हिंदुओं को व्यापार की भी अनुमति प्रदान करते थे। और वो हिंदू जो व्यापार किया करते थे वो अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपनी संस्कृति को एक किनारे चुपचाप रखकर चुपचाप व्यापार करने में जुटे रहते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति सेठ जगत नारायण था। सिराजुद्दौला का वजीर मीर जाफर एक घूसखोर वजीर था। आप समझ सकते हैं घूस शब्द या उत्कोच शब्द कहाँ से आया। घूस की प्रक्रिया अपने परिवार के लिए धन एकत्रित करना, अपने सरकारी पद, अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए, यह मीर जाफर की प्रवृत्ति थी। और जगत नारायण इस प्रवृत्ति से बहुत अच्छी तरह से परिचित था। और मुस्लिम शासक न केवल घूस लेते थे अपितु समय समय पर लूटपाट, इनके धर्म में स्वीकृत था तो लूटपाट भी करते थे। इससे जो हिंदू व्यापारी थे वो बहुत परेशान थे। और उधर जब बंगाल में, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार प्रारंभ किया तो जगत नारायण को एक तरफ मीर जाफर से वास्ता पड़ता था तो दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव जैसे लोगों से भी वास्ता पड़ता था। जगत नारायण वह पहला व्यक्ति था जिसके मस्तिष्क में ये बात आई कि जो यूरोपियन शक्तियाँ आई हैं, अगर ये यूरोपियन शक्तियाँ साथ दे दें तो बंगाल से मुस्लिम शासन का अंत हो सकता है। और ये बात उसने लॉर्ड क्लाइव को शेयर की। लॉर्ड क्लाइव को शेयर करने के बाद लॉर्ड क्लाइव के कहने से लॉर्ड क्लाइव ने अपने ऊपर बात किया, और ऊपर बात करने के लिए लॉर्ड क्लाइव के को ऊपर से अनुमति मिलने के बाद जगत नारायण ने ही मीर जाफर को साधा।
और इस प्रकार से ये तिकड़ी बनी मीर जाफर, लॉर्ड क्लाइव और सेठ जगत नारायण की। इस तिकड़ी ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने नवाब पर हमला बोला तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि उस हमले के दौरान कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। जैसे ही नवाब ने अपने सैनिकों को चिल्लाकर कहा हमला, एक भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला, सब शांत खड़े रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने एक झटके में नवाब को बंदी बना लिया और जैसा कि तय था मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया और एक ड्वेल व्यवस्था स्थापित की गई जिसमें फौजदारी, क्योंकि फौजदारी बहुत कठिन काम है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी बवाल में पड़ने की क्या आवश्यकता थी, तो फौजदारी नवाब के हाथ में देके रखी गई, लेकिन दीवानी यानी कि राजस्व वसूली यानी कि लगान वसूली वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले ली। यह दृश्य है। तो सच बात यह है, आप इसे चाहे गद्दारी कहें चाहे कुछ भी कहें, सेठ जगत नारायण ने इस्लामिक आतंक से तंग आकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और उस साथ देने के परिणाम से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और लगभग सन 1800 के बाद हिंदू अपनी बात को कहने में सफल होना प्रारंभ हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और प्राय हम साम्राज्यवादी इतिहास और वामपंथी इतिहास को जब पढ़ते हैं तो उस दृष्टिकोण से इस घटना का जो असली रूप है उसको नहीं समझ पाते। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जब मैं इन सब तथ्यों को ढूंढ रहा था तो मैंने कल जैसा कि रखा कि 1897 में पहली बार ऋग्वेद की संपूर्ण प्रति प्राप्त हुई, जिसको 1797 में प्राप्त हुई, जिसको 1804 में प्रकाशित किया गया। और मनुस्मृति तो जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, वो तो लगभग 1840 के आसपास तमिलनाडु में, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय बोला था, वहाँ प्रकट हुई। यह तो हमारी पुस्तकों की स्थिति थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमारी बौद्धों की जब सारी पुस्तकें नष्ट हो सकती हैं तो सनातन धर्म की पुस्तकों को नष्ट होने में कितनी देर लगेगी। लेकिन यह ब्राह्मणों की जीवटता थी कि उन्होंने सुदूर गांवों में इनकी प्रतियों को सुरक्षित रखा और सुरक्षित रखने के बाद इनको किसी प्रकार से राजस्थान के रजवाड़ों तक पहुंचाया और राजस्थान के रजवाड़ों तक पहुंचाने के बाद वहां पर ये सुरक्षित पड़ी रही और बाद में प्रकाश में आ सकी। अब जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे जैसे मुसलमानी शासन, इस्लामिक शासन कमज़ोर हुआ, हिंदू जागृत हुआ, वैसे वैसे यह भी विचार आया कि इस देश में अब, क्योंकि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन शुरू किया, इसके लगान वसूली का जो तरीका था वह मुसलमानों के तरीके से भी ज़्यादा खतरनाक था। मुसलमान धार्मिक अत्याचार करते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक अत्याचार करती थी। दोनों के अत्याचारों में अंतर था और एक मानव जीवन के लिए एक बार को धार्मिक अत्याचार व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आर्थिक जो अत्याचार है वह उसके परिवार के जीवन का प्रश्न बन जाता है और यह बहुत उद्वेलित करने लगता है। तो जब भी आर्थिक अत्याचार आता है तब प्रतिहिंसा होती है और उसी प्रतिहिंसा का स्वरूप 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जा सकता है। इस पे विस्तार से अगर आपको अध्ययन करना है तो वीर सावरकर की जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उन्होंने विस्तार से इन विषयों का वर्णन किया है। मैं तो उस मूल विषय पर सीधे आना चाहूँगा कि आखिरकार कांग्रेस बनी क्यों। तो 1868 में के बाद से जब पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ तो जैसा कि आपको मालूम है, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जैसे अनेकों साहित्यिक
स्वीकृतियाँ दी, उसी प्रकार से अन्य लोगों ने भी इन पत्र पत्रिकाओं में अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया और ये सारे लोग प्राय मध्यम वर्ग के लोग थे। अब ये जो लेखन कार्य हुआ तो इससे एक बार फिर 1857 जैसी स्थितियां बनती नजर आई और पुनः एक आक्रोश, पहला आक्रोश 1857 वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था, लेकिन ये जो 1868 के बाद जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा था ये सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो रहा था। और इस आक्रोश का जो सबसे बड़ा प्रमाण है, मैं आपको उस समय के वायसराय लिप्टन ने जो कहा, उस लिप्टन के 1880 में कहे हुए एक वक्तव्य का अनुवाद पढ़ के सुनाता हूँ। सरकारी सेवाओं में कार्य करने वाले लोग भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंकड़े देकर लिखने लगे थे। यह बात निश्चित रूप से ब्रिटिश शासकों को नागवार गुजर रही थी और ऐसे समय पे उन्होंने जो लिखा, लिप्टन का मैं, वायसराय लिप्टन का मैं एक जो वक्तव्य है मैं उसका अनुवाद आपको सुना रहा हूँ। जिन्हें हमने प्रशिक्षित किया वे अर्ध राजद्रोहात्मक लेख स्थानीय प्रेस में लिखते हैं जो और किसी का नहीं, अपनी स्वयं की सामाजिक असंगतिपूर्ण स्थिति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लिप्टन को लगा कि अगर ये जो लेख लिखने की जो परंपरा है ये निरंतर अगर इसी प्रकार से चलती रही तो 1857 जैसी स्थितियां पुनः आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने चतुराई पूर्वक कुछ उपाय करने शुरू किए। ऐसे ही उपायों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी अवधारणाएं उत्पन्न हुई कि शहरों में, क्योंकि जो लिखने वाले लोग थे अधिकांशतः शहरों में लिखने वाले लोग थे, बाबू लोग थे, तो शहरों में ठीक ढंग से व्यवस्थाएं संपन्न हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बॉडी जैसी चीज़ें बननी शुरू हुई। इसके अलावा वहाँ पे विद्यालय, स्कूल खुलने की परंपरा, ये लगभग उसी समय स्कूल खुलने की परंपरा प्रारंभ हुई कि जिससे लोगों के बच्चे शिक्षित हो सकें, क्योंकि श्रमिक शासन में जो सबसे बड़ा अवरोध था वो शिक्षा था। ब्रिटिश शासन को लगा कि अगर हम मातृभाषा में शिक्षा खोल देंगे तो जो ये हिंदू समुदाय है ये निश्चित रूप से हमारे साथ आ जाएगा। और ये सोच के उस समय पर जगह जगह आज तक वो स्कूल चले आ रहे हैं, स्कूल खोलने की परंपराएं शुरू हुई। ये दो काम उन्होंने सबसे पहले किए। इन दो कामों के बाद भी असंतोष जब थमता हुआ नहीं दिखा तो इलवर्ट बिल लाया गया। इस इलवर्ट बिल में भारतीय आईसीएस ऑफिसर्स को जो अधिकार नहीं थे, जो विशेष अधिकार केवल यूरोपियन आईसीएस ऑफिसर्स को थे, वो विशेष अधिकार भारतीय आईसीएस ऑफिसर्स को भी दिए गए। यानी कि भारतीय आईसीएस ऑफिसर्स को यूरोपियन आईसीएस ऑफिसर्स के समानांतर एक जैसी स्थिति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से असंतोष को रोकने की कोशिश की गई। ऐसे ही समय में एक आईसीएस ऑफिसर एओ होम, उसने वायसराय लॉर्ड रिपन, जब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल समाप्त हुआ तो वापस जा रहे थे तो उनके विदाई समारोह का आयोजन किया। और उस विदाई समारोह में, ये 1884 में विदाई समारोह हुआ, इस विदाई समारोह में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एमजी रानाडे जैसे लोग सम्मिलित हुए। इन सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या आशा के ठीक विपरीत। वो तो सोच रहे थे कि भारतीय जो ये लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उच्च शिक्षित लोग थोड़ी बहुत संख्या में आएंगे, लेकिन उसके ठीक उल्टा हुआ और बहुत बड़ी संख्या में वकील, जमींदार और व्यापारी लॉर्ड रिपन के 1884 के विदाई समारोह में सम्मिलित हुए। और इस विदाई समारोह में जो लोग आए थे उन्हीं लोगों को एकत्रित करके एओ ह्यूम ने कांग्रेस की अवधारणा तैयार की और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना का तात्पर्य केवल स्थानीय तौर पर जो नागरिक सुविधाएं हैं उन नागरिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना, ये उसका प्रारंभिक प्लेटफॉर्म था। लेकिन जो प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है असंतोष की, हिंदुओं का जो चरित्र है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है।
किसी पे हमला नहीं करते, किसी पे पहल नहीं करते, लेकिन अन्याय को भी बहुत ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुण है। यही कारण है कि सारे के सारे देश जो बौद्ध देश थे, अफगानिस्तान, पूरे के पूरे, ईरान पारसियों का, पूरे के पूरे इस्लामिक संस्कृति में बदल गए, लेकिन भारत सनातन संस्कृति के कारण अपने स्वरूप में ज्यों तो रहा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत के अधिकांश मुसलमान हिंदू हैं, सारे लोग बदले होंगे, लेकिन उस समय हर्ष के काल में ह्वेनसांग ने जिन बौद्धों को यहाँ पे पल्लवित होते देखा था, वो सारे बौद्ध, मरना कोई नहीं चाहता, मरने के लिए बड़े आवश्यकता होती है और बिरले ही आगे बढ़कर मरते हैं। भारतीय सेना शौर्य के मामले में सबसे आगे केवल इसलिए है कि भारतीयों में अपने आप को बलि देने की परंपरा है। मैं जिस समुदाय से स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, उस समुदाय की, उस क्षत्रिय समुदाय की एक विशाल परंपरा है बलिदान देने की। तो भारतीय बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर 100% इस्लामिक शासन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा, लगभग 1/3 लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए। तो वो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, वो वही क्षेत्र अधिकांश हैं जहाँ हर्षवर्धन के समय पर बौद्ध जनता पल्लवित थी। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग उस समय के बौद्धों के रूप में है, जो बदलकर आज हमें इस्लामिक रूप में दिखाई देता है। तो मैं जो बात कह रहा था कि मूल रूप से कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो नागरिक सुविधाओं को जुटाने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई। लेकिन जैसे जैसे मध्यम वर्ग के लोग जुड़ते गए, जो बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित नहीं थे, जो बहुत ज़्यादा बड़े परिवारों से नहीं थे, धनी परिवारों से नहीं थे, लेकिन सनातन संस्कृति के कट्टर समर्थक थे, जब ऐसे लोग जुड़ने शुरू हुए तो उन्होंने कांग्रेस को एक क्रांतिकारी दल के रूप में परिवर्तित कर दिया। और लोकमान्य तिलक के आते आते कांग्रेस एक दूसरे रूप में आ चुकी थी, जो ब्रिटिश शासन के लिए चुनौती बन गई। और ऐसे समय पे ही मोतीलाल नेहरू की छत्र छाया में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसी जोड़ी लगभग 1918-19 के आसपास कांग्रेस के अंदर उतारी गई, जिन्होंने बड़ी चतुराई से धीरे धीरे करके सनातन संस्कृति पर जोर देने वाले नेताओं को एक किनारे किया और कांग्रेस के सबसे बड़े अधिकारी बनकर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अब इन लोगों के विषय में मैं बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, इन लोगों के विषय में थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, नेहरू और गांधी ने जितने भी आंदोलन किए, जैसे ही उन आंदोलनों में जन आक्रोश पनपता था, जन आक्रोश पनपने का मतलब है लोग पथराव भी कर देते हैं, लोग टूट पड़ते हैं। तो जैसे ही जन आक्रोश पनपना शुरू होता था, इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी थी कि हर ऐसे आंदोलन को तुरंत वापस कर दें, नहीं टिकना, हमें आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ के अगर ब्रिटिश पुलिस पर पथराव कर दिया तो ब्रिटिश पुलिस जो संतुलन बना हुआ है, एकदम संतुलन खत्म हो जाएगा और ब्रिटिश शासन इनको धर लेगा और इनके जो लक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं किनारे हो जाएंगे। तो बड़ी चतुराई से इन्होंने सारे आंदोलन अपने जो वापस लिए, उसके पीछे का जो मर्म है वो केवल और केवल इतना है कि इन्हें ब्रिटिश शासन के साथ कोई प्रतिरोध नहीं करना था। प्रतिरोध करने वाले लोग वो दूसरे ही थे। लेकिन हम आज बड़े प्यार से कहते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन एक हंसराज रहबर की पुस्तक है गांधी बेनकाब, उस पुस्तक में उन्होंने बहुत अच्छी, मैं पूरी पुस्तक के विषय में नहीं जाऊंगा,
उन्होंने बहुत जो अच्छी अच्छी बातें जो बताई, मैं उनमें से 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक कानपुर जिस शहर में बैठा हूँ, यहाँ पे एक शायर थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी गांधी जी को कैसे ट्रीट करते थे, जिस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया, हसरत मोहानी का गांधी जी के बारे में क्या विचार था, ज़रा सुनिएगा। गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, लेनिन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला हम। गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, लेनिन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला हम। दरअसल में सच बात यह है कि बड़ी चिंता का विषय था इन लोगों के लिए कि जो 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 समय के मुसलमान नेतृत्व करता थे, वो उन लोगों के लिए बड़े चिंता का विषय था कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो सत्ता होगी किसके हाथ में। तो उनका मानना था लेनिन की थ्योरी पे चलते। लेनिन का मतलब हिंसा, और हिंसा के मामले में हम आगे रहेंगे, हिंदू कमज़ोर पड़ जाएगा, वापस सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। तो जो ये जो कम्युनिज्म है, और इस कम्युनिज्म में बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं का जो जुड़ना है, उसके पीछे एकमात्र कारण है कि हिंसात्मक रूप लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदू पिछड़ जाएगा, हिंदू हमारे कब्जे में आ जाएगा और हमारा शासन पुनः स्थापित हो जाएगा। ये बड़े मर्म की बात है। जिसे कहते हैं अहिंसा वह उसूले खुदकुशी था, ये भी हजरत मोहानी की लाइन है। जिसे कहते हैं अहिंसा वह उसूले खुदकुशी था, अमल इस पे कोई कहता न अवाम करते। यानी कि हजरत मोहानी अहिंसा के जरा भी पक्षधर नहीं थे। ये तो हजरत मोहानी की बात है। हजरत मोहानी अहिंसा के जरा भी पक्षधर नहीं थे, कहीं भी अहिंसा नाम की चीज़ वो नहीं देखना चाहते थे। और जब जो व्यक्ति अहिंसा को एक किनारे करके रखेगा तो उसके शहर में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग शहीद हो ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब एक व्यक्ति का नाम और आता है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का नाम कंपटीशन की तैयारी के दौरान हम लोग अलीगढ़ आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन प्राय सर सैयद अहमद खां का जो मूल चरित्र है हम उसको नहीं समझ पाते हैं। हम इतना तो जानते हैं कि उन्होंने अलीगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया, और लेकिन जो मूल चरित्र है उसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सर सैयद अहमद खां थे क्या। बहुत सारे मुसलमानों ने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की जानें बचाई, और जानें बचाकर जागीर, इनाम और उपाधियां ली। ऐसे ही मुसलमानों से में एक बिजनौर के मुंसिफ सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खान ने भी बिजनौर में 1857 की क्रांति के समय अनेक अंग्रेज़ों की जान बचाई, लेकिन ये बहुत होशियार आदमी थे। इन्होंने जागीर नहीं ली, बल्कि जिस सरकारी सेवा में मुंसब ये बने हुए थे उसी सरकारी सेवा में कंटिन्यू रहे और शीघ्र ही जज बन गए। 1868 में जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी गतिविधियां प्रारंभ करते हैं, यही सर सैयद अहमद खां बनारस में जज थे। बनारस के जिला जज के रूप में उस समय 1868 में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना काम शुरू करते हैं, सर सैयद अहमद खां वहाँ जज होते हैं। और जब वो देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोग, बनारस में बहुत सारे लोग तो हिंदू हैं, देवनागरी के प्रचार प्रसार में काम कर रहे हैं, तब उनके दिमाग में आता है कि ऐसा कुछ मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। संयोग से उस समय से ही हिंदुओं के लिए एक विश्वविद्यालय की बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, उस पर काम शुरू हो चुका था, लोगों का विचार आ चुका था। इस विचार को ही महामना मदन मोहन मालवीय ने आगे बढ़ाया। तो बनारस में जज रहते हुए सर सैयद अहमद खां के मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें आईं, और उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों से जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो उपकार अंग्रेज़ों पर किए थे, उन उपकारों के बदले अलीगढ़ में जगह प्राप्त की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक बहुत बड़ा अंतर है। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों से ज़मीन प्राप्त की, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू
जमींदारों से, अंग्रेजों से नहीं, हिंदू जमींदारों से सहायता ली। ये बहुत बड़ा अंतर है। सर सैयद अहमद खान ने अपने ओरिएंटल कॉलेज का प्रधानाचार्य भी एक अंग्रेज को रखा। और मज़े की बात ये कि जब भाषा का प्रश्न आया, क्योंकि ये व्यक्ति बनारस में हिंदी के उठान को देख चुका था, इस व्यक्ति ने मेरठ में एक भाषण देते समय कहा कि अब फारसी क्योंकि राजभाषा बन नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदी को राजभाषा बनाया जाता है तो यह मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा। अतः मुसलमानों की फारसी लिपि ली जाए और यहाँ की भाषा हिंदी ली जाए, उर्दू को राजभाषा बनाना चाहिए। ये सर सैयद अहमद खान ने मांग रखी। और इसने इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें उस भाषण में कहीं। मैं उस भाषण को आपको उसका एक अंश सुनाता हूँ। मान लीजिए अब सारे अंग्रेज और उनकी समूची सेना हिंदुस्तान से चली जाती है। मान लीजिए अब सारे अंग्रेज और उनकी समूची सेना हिंदुस्तान से चली जाती है। वे अपनी तोपें, शानदार हथियार और हर एक चीज़ साथ ले जाते हैं। तब हिंदुस्तान का शासक कौन होगा? क्योंकि यह प्रश्न वह प्रश्न था कि हिंदुस्तान का कौन शासक होगा। इससे जितने भी शिक्षित मुसलमान थे या धनी मुसलमान थे, वो बहुत परेशान थे। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हिंदू शासक हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू प्लासी के युद्ध के बाद से ही तत्कालीन मुसलमानों से 2 कदम आगे चल रहे थे। उन्होंने कहा आगे, उन हालात में ये संभव है क्या कि 2 कौमें हिंदू और मुसलमान एक तख्त पर एक साथ बैठें और वे सत्ता में बराबर हों? ये प्रश्न किया है कि हिंदू और मुसलमान एक तख्त पर बैठ सकते हैं और सत्ता में बराबर हो सकते हैं क्या? लेकिन इसका जवाब भी खुद ही देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह ज़रूरी है कि उनमें से एक दूसरे को हराकर नीचे धकेल दे। यह आशा करना कि वे दोनों समान भाव से रह सकती हैं, असंभव की इच्छा करना है और ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। अब आप समझ सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक सर सैयद अहमद खान ऐसे मौलिक विचार रखता है, तो उसकी बनाई हुई विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान बनने के बाद, राष्ट्रवादी शासन स्थापित होने के बाद, यदि ट्विटर पर अभियान चलाकर अरब देशों से भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार बताकर, जो जमातियों का जो कोरोना संकट में जो हुआ उसको अत्याचार बता करके मदद मांगते हैं, तो ये कौन सी मानसिकता सर सैयद अहमद खान उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बोकर गए हैं, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी उम्मीद करेंगे आप? कहाँ तक उम्मीद करेंगे आप? मुझे तो उम्मीद की कहीं से भी कोई किरण नज़र नहीं आती। आप मुझे बताइए कि हम सहजीवता के सिद्धांत पर कैसे आगे चल सकते हैं। अभी मैं कल टेलीविज़न देख रहा था तो पता चला कि भोपाल के एक मोहल्ले में अब तक 35 फल वाले और सब्जी वाले, मैं और खुल के बोलता हूँ, भोपाल के एक मुस्लिम मोहल्ले में अब तक 35 फल वाले और सब्जी वाले कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। और दुर्भाग्य की बात ये कि ये जब बौद्ध थे उसी समय से कृषि उत्पादों पर इनके व्यापार का वर्चस्व है। परंपरागत रूप से परिवार दर परिवार ये चला आ रहा है। आज भी फल और सब्जियों के व्यापार पर इनका अधिकार है। और जब भोपाल में ये 35 कोरोना संक्रमित पाए जा सकते हैं, तो अन्य शहरों में क्या स्थिति हो सकती है, ये आप सोचिए, ये मेरा विषय नहीं है। और ऐसे में यदि हमारा वंचित समुदाय जो रो रहा है, जो परेशान है कि सब हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने हम पे अत्याचार कर डाला, अगर आगे बढ़कर आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेगा तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इसी प्रकार से करोड़ों की संख्या में विस्थापन करके बार बार मजदूर के रूप में इधर से उधर भटकना पड़ेगा। यह कोरोना संकट सही समय है कि जब हमारे वंचित समुदाय के लोग
हमारे भारतीय व्यापार को अपने हाथ में लें और अपने हाथ में लेकर एक मिसाल स्थापित करें। यह हम लोगों ने शिक्षित होने के बाद बहुत बड़ी गलती की कि हमने अपने व्यापारों को अपने हाथ में न रखकर दूसरों को सौंप दिया, और हमारे लोग दूसरे दूर दूर 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर, 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में मजदूर बनकर जीवन बिताते हैं। हम अपने गृह स्थान पर कार्य करने के इच्छुक नहीं होते। हम 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर दूर जाकर हम मजदूर बन के रहने में अपना गौरव समझते हैं। यह कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सबसे पहली आवश्यकता किसी भी समुदाय की आवश्यकता है, वो आर्थिक आवश्यकता है। जो लोग 15% और 85% का नारा लेकर जहर घोल रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 135 करोड़ की जनसंख्या में सरकारी नौकरियां केवल 2 करोड़ हैं, और केवल ST, SC और OBC की हम जनसंख्या अगर भारत में काउंट करें तो लगभग 82 करोड़ है। हम सारे तथाकथित सवर्णों को, सारे शोषकों को, सारे बुर्जुआ समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों से हटा दें और ये 2 करोड़ नौकरियां हम उन्हें दे दें, तो भी उनके 80 करोड़ भाई आर्थिक संघर्ष करते रहे। अब प्रश्न ये है कि आपको 2 करोड़ की चिंता है या 80 करोड़ की चिंता है? और मेरा मानना ऐसा है कि हमें पूरे भारतवर्ष की चिंता करना चाहिए। पूरे भारतवर्ष की चिंता करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो जो ये वामपंथी, जो ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस या ये इस्लामिक जिहादी जो जहर हमारे ही भाइयों में फैलाकर सनातन संस्कृति का विध्वंस करने में लगे हुए हैं, उनको तथ्यों के माध्यम से हम उनके सामने वस्तु स्थिति को रखें। अरे हम बताएं कि मनुस्मृति, भाई तुम जिसकी बात कर रहे हो, जरा इसका एक भी संदर्भ हमें पुराना आप बता दो तो हम माने। और अगर तुम मनुस्मृति को जलाकर तुम्हें संतोष मिलता है तो पूरे भारत में लगभग शहर और गांव मिलाकर 8 लाख संख्या है, 8 लाख प्रतियां छपवाओ और हर गांव और हर शहर में मनुस्मृति को जलाओ, लेकिन उसके बाद शांत हो जाओ। सनातन संस्कृति का जो स्वरूप है उसको समझो। आप सनातन संस्कृति के भाग हो, आप सनातन संस्कृति से अलग नहीं हो। हमारी जो प्रणाली है वह बहुस्तरीय प्रणाली है, पिरामिड के आकार की प्रणाली है। यहाँ पे हम सारे लोग एक दूसरे के पूरक हैं और जाति के आधार पे कोई ऊंचा बने इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप आगे बढ़िए और आप में से लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन न सारे लोग प्रधानमंत्री हो सकते, न सारे लोग मुख्यमंत्री हो सकते, न सारे लोग कलेक्टर हो सकते, न सारे लोग विभिन्न पदों पे जा सकते। कुल मिलाकर स्वावलंबन एकमात्र उपाय है हमारी सनातन संस्कृति में, जो प्राचीन काल से चला आ रहा था। अकबर के समय से पूर्व पूरी विश्व में हमारी जो आर्थिक हैसियत थी, हम पूरी अर्थव्यवस्था का, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 2/3 भाग हमारे पास था, और आज हम कहीं भी नहीं हैं। हमें पुनः अपनी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन के द्वारा आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि जहां एक और सरकारें अपना काम करेंगी, हम राष्ट्रवादी चिंतकों को वैचारिक धरातल पर कड़े काम करने ही होंगे। अब अंत में 2-3 बातें ये इसलिए कि जब सर सैयद अहमद खां की तरफ से उर्दू का प्रश्न उठा, हिंदी को किनारे किया गया, उस समय 1918 में पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुके, दोबारा 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया। इस घटना को बारे में कोई नहीं बताता। हिंदी के लिए महात्मा गांधी ने कितना विरोध खड़ा किया, इसके बारे में कोई वर्णित नहीं करता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब सरकार हिंदी के उत्थान करने वाले उन वीरों को याद तक नहीं करती और वर्धा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाती है, वो महात्मा गांधी के नाम पे बनाती है। हम लोग सोचते हैं कि हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया गया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरा देश महात्मा गांधी का सम्मान करता था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के
महात्मा गांधी अंग्रेजी में लिखा करते थे, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1918 में अध्यक्ष बनाए गए, 1936 में पुनः अध्यक्ष बनाए गए। और जब ये भाषा का प्रश्न बहुत तेज़ी से उठा, आपको जैसा पता है कि 1930 और 1933 तक इकबाल सहित महत्वपूर्ण मुस्लिम पाकिस्तान बनाने के लिए मांग करने लगे। उस मांग को धीमा करने के लिए एक झटके में हिंदुस्तानी का विकल्प दे दिया गया। और मज़े की बात यह कि जब हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदुस्तानी का विरोध हुआ तो महात्मा गांधी ने इस हिंदी साहित्य सम्मेलन से त्यागपत्र दे दिया। और इतना ही नहीं किया, जिस नागपुर में 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का यह अधिवेशन हुआ, उसी नागपुर में एक दूसरा राष्ट्रभाषा, अब हिंदी हट गई, राष्ट्रभाषा के नाम से एक दूसरा सम्मेलन कराया। और अब हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम नहीं रहा, बल्कि नाम बदल गए। नाम हो गया राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा परिषद। जिस हिंदी के नाम से दक्षिण भारत तक में हिंदी प्रचार सभाएं चल रही थीं, एक झटके में हिंदी शब्द गायब हो गया और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और राष्ट्रभाषा परिषद के नाम से नई संस्थाएं एक झटके में गठित करा दी गई। और इन दोनों संस्थाओं का जो उद्देश्य था वो हिंदी को आगे बढ़ाना नहीं, अपितु हिंदुस्तानी को आगे बढ़ाना। हम कांग्रेस के भ्रमजाल में इतना फंसे हुए हैं कि हमें जो वास्तविक तथ्य हैं वो पता तक नहीं है। हिंदी पे मैं और बहुत डिटेल में कुछ बातें और रखूंगा आपके सामने कि हिंदी का उत्थान कैसे हुआ, लेकिन वो किसी और दिन। बस आप इतना जान लीजिए कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र से लेकर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तीन वो नाम हैं जिसे हम हिंदी साहित्य कहते हैं। उस हिंदी साहित्य के लिए कोई विशेष योगदान नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कोई बहुत बड़ी कविता नहीं है हमारे पास, कोई नाटक नहीं है जो जिस तरह का नाम साहित्य के लिए जयशंकर प्रसाद का है, जिस तरह का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, जिस तरह का नाम महादेवी वर्मा का है, जिस तरह का नाम सुमित्रानंदन पंत का है, जिस तरह का नाम प्रेमचंद का है, जिस तरह के ये 5 नाम हैं, ये जो मैंने 3 पहले नाम लिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, इन 3 लोगों ने हिंदी साहित्य को कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन हिंदी भाषा के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वो किसी भी महात्मा गांधी, किसी भी मदन मोहन मालवीय, किसी भी अन्य व्यक्ति से बहुत बड़ा कार्य है। यह तो हम इतने कृतज्ञ लोग हैं कि जो वास्तविक कार्य करने वाले लोग हैं हम उन्हें याद तक नहीं करते, और हम भ्रम में आकर चमकती चीज़ों को, उनके पीछे जो भ्रम का एक आवरण उत्पन्न हो जाता है, उन चमकती चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं जिन्होंने वास्तव में उसके लिए द्रोह किया होता है। मित्रों, आज कांग्रेस का हिंदी के बारे में क्या रुख था, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या रुख था, इन्हीं विषयों पर मैंने आपके सामने बात रखी है। राष्ट्रवादी लेखक संघ का जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि हम जितने भी ये तथ्य अंधकार में हैं, हम मिलकर उनको बाहर लाएं, और बाहर लाकर, ठीक है, जिसको इसका एकेडमिक लाभ होता है हो, लेकिन केवल एकेडमिक नहीं, इन तथ्यों को हमें जनता के बीच पहुंचाना होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शोषण करके क्रिप्टो क्रिश्चियंस, वामपंथी, इस्लामिक जिहादी और दलित साहित्य के पुरोधा भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के लिए अब तक कार्य करते रहे हैं, हमें उसके ठीक विपरीत सुदृढ़ रूप से आपस में एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस काम में जुटेंगे, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी उसके। हमें अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए काम करना है। हमारे जीते जी हमारा नाम हो यह आवश्यक नहीं है, हमारे जाने के बाद हमें लोग याद करें यह बहुत आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और अपने मित्र अगर आशीष कंदवे जी हों तो उनसे ये निवेदन करूंगा कि ये जो यात्रा हमने प्रारंभ की है, इस यात्रा में यदि वो हमारे साथ आते हैं तो हमारी ताकत 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी और 10 गुनी हो जाएगी। मैं इस उम्मीद के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी हमारे साथ जुटें। धन्यवाद, नमस्कार।